बता देता हूं ताकि मैं इस चैप्टर को खत्म करूं, लेंथी ना बने। तो वो दूसरा चीज क्या है भाई, एवरेज एटॉमिक मास, वो भी टर्म रह गई थी, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, पहले तो देख लें ये दिखाया कैसे जाता है। ए बार से, ए बार मोस्ट ऑफ द elements are consisting of atoms, ऐसे एटम्स से होते हैं differing in their atomic masses। एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स हैं, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स हैं जिनके एटॉमिक मास अलग अलग हैं, उनके एटॉमिक मास अलग अलग आते हैं। इनको क्या बोलते हैं, नोन एज आइसोटॉप्स। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में क्या करते हैं, इन सच केसेस इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास we calculate the average atomic mass। तो A बार ये निकाला जाएगा, ये किसके बराबर होता है, पहला केस बता रहा हूं, इन केस द रेशियो ऑफ different isotopes is given। अगर डिफरेंट आइसोटॉप्स की रेशियो दी हुई हो तो क्या करेंगे, जैसे ये क्लोरीन 1735 और एक है क्लोरीन 1737, ये दे रखा 3:1 रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मेरे पास 4 एटम है क्लोरीन में तो 3 35 एटॉमिक मास के हैं और एक 37 का है, तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना लेंगे, तो इसके लिए फार्मूला है क्या, समेशन ऑफ, क्या कर दिया जाएगा, अगर मैं इसको जो ये रेशियो है इसको R से दिखा दूं तो RI और एटॉमिक नंबर मास को AI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ RI क्या है, दिस इज रेशियो। तो रेशियो कैसे, तो दिस इज इक्वल टू R1A1 प्लस R2A2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये करना है। तो देखें क्लोरीन का कितना आ जाएगा, रेशियो क्या है भाई इसकी 3, तो 3 इंटू एटॉमिक मास कितना 35 प्लस 1 इंटू 37 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 3 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, दिस इज 15 9 और 1 10, 105 हो गया, प्लस 37 डिवाइडेड बाय 4, तो आ गया 142 बाय 4, तो कितना हो गया 35.5, इतनी आगे चाहो तो U लिख दो और AMU लिख दो, ठीक है। ये आ गया 35.5 यूनिट। अगर इसी को ग्राम में निकालते हो तो ग्राम लिख दें, वो अब आपका क्या हो जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का हो जाएगा, वो जो नंबर लिखा है, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास इन केस द रेशियो इज गिवन। अगर रेशियो दे रखी हो तो रेशियो से गुना करके आप निकाल लेंगे, आपको निकालनी आती है एवरेज वैल्यू, कुछ नहीं। इन केस परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स इज गिवन, परसेंटेज दे दी, ठीक है, जैसे कि ये दे दिया 75% और ये दे दिया है 25%। अब क्या करोगे, ये 75% एग्जिस्ट करता है, ये 25, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, यहां पर रेशियो की बजाय क्या लिख देंगे, परसेंटेज PI, और यहां पर तो टोटल परसेंटेज मतलब 100 ही आएगी, तो 100 से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, P इज परसेंटेज, तो क्या बनेगा 75 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 100, 75 प्लस 25 जोड़ना है, दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास। यूनिट सेम है, क्लियर है, ग्राम एटॉमिक मास भी बता दिया, एवरेज एटॉमिक मास भी बता दिया। अब आता है मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर मास की बात करें तो मोलिकुलर मास क्या होगा, मोलिकुलर मास को कैपिटल M से दिखा देते हैं, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ मोलिक्यूल, वहां पे एटम लिखते थे, यहां पे मोलिक्यूल लिख दिया, ऑफ अ सब्सटेंस। मोलिक्यूल की डेफिनेशन याद होगी ना,
the smallest particle which can freely exist is known as the molecule. So it is the number of times a molecule of a substance heavier than 1/12 of mass of an atom of कार्बन 12. कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 हिस्से से कितने गुना कोई मोलिक्यूल भारी है, दैट इज मोलिकुलर मास. तो मोलिकुलर मास इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, मास ऑफ अ मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस. मोलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ही लिख रहा हूं, एलिमेंट तो बहुत कम मिलेंगे ना. एलिमेंट तो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, मोनो एटॉमिक गैसेस जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती हैं. तो उस केस में लिख सकते हो एलिमेंट, बाकी केसेस में तो आप कंपाउंड्स ही लिखोगे. डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. कार्बन 12 के एक एटम का मास. ठीक है. नेक्स्ट आता है ग्राम मोलिकुलर मास. ग्राम मोलिकुलर मास, मुझे जो समझाना था वो मैंने समझा दिया, बाकी तो सिर्फ डेटा है, इसमें कोई खास बात है ही नहीं. ठीक है. सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या बताना था, रिलेटिव का मतलब क्या है, एएमयू क्या है. ठीक है. एब्सोल्यूट से वो कैसे डिफरेंट है. तो ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा, when molecular mass is measured in grams, then it is known as ग्राम मोलिकुलर मास. तो इसको बोलेंगे ग्राम मोलिकुलर मास. जैसे CO2 है तो ये मोलिक्यूल है, अब इसका मोलिकुलर मास निकालें. कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का 16, 2 एटम है तो इंटू 2 कर दिया तो कितना आ गया 32 + 12, दिस इज 44. आप लोग आगे AMU भी लिख सकते थे, बट यहां पर अगर इसको ग्राम में मेजर किया तो क्या लिख देंगे, ग्राम. क्लियर है. मैं बता चुका हूं वैल्यूज आप लोगों को कैसे निकालते हैं. तो ये है आपकी ग्राम मोलिकुलर मास. तो इसमें जितने एटम्स हो सब के मास को जोड़ दो, वही मोलिकुलर मास है. जैसे ऑक्सीजन का ही ले लो, मोलिक्यूल हो गया ना, तो 2 × 16 कितना आ गया 32. ग्राम में ले लिया तो 32 ग्राम. क्लियर है. तो दिस इज ग्राम मोलिकुलर मास. ओके, मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया है. और क्या बताना है, एक टर्म बतानी है मुझे, फॉर्मूला मास. फॉर्मूला मास क्या होता है, एक बार फटाफट से कर देते हैं ताकि कहीं इसकी बैटरी जा सकती है. तो फॉर्मूला मास क्या है, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, द constituents are arranged regularly in constituents क्या हैं, constituents है ions, are arranged regularly ions अरेंज हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक NaCl है, तो NaCl में सोडियम और क्लोरीन नहीं है, ये क्या है बोला जाता है इनको, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन. एक्चुअल में ये सोडियम क्लोराइड में सोडियम एटम नहीं है, क्लोरीड एटम नहीं है, दे आर दी आयंस. तो ये क्या किससे बना है, सो आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट कंसिस्टिंग ऑफ किससे, एटम्स. वो एटम से नहीं बने हैं, बट कंसिस्टिंग ऑफ किससे बने हुए हैं, कंसिस्टिंग ऑफ आयंस. तो अगर उनके एटम्स का मास जोड़ देते तो मोलिकुलर मास आ जाता, पर यहां पर तो क्या है, वो आयंस है, बट कंसिस्टिंग ऑफ आयंस. हेंस मास ऑफ such compounds is not the molecular mass. वो मोलिकुलर मास नहीं है, बट नॉन एज, क्या बोला जाता है उसको, नॉन एज फॉर्मूला मास. ये मोलिक्यूल है ही नहीं, ये क्या है, ये फॉर्मूले हैं. सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये फॉर्मूले हैं. ये एक फॉर्मूला है, ये मोलिक्यूल नहीं है. मोलिक्यूल होता तो उस पे एटम्स कंस्टिट्यूएंट्स होते.
पर अगर आयन कंस्टिट्यूएंट्स हैं तो ऐसी चीज को क्या बोल देते हैं, फॉर्मूला, और इनका मास को बोला जाता है फॉर्मूला मास। तो आयनिक कंपाउंड्स ये होता है बराबर किसके बराबर है, आल्दो, मैं यहां लिख देता हूं, आल्दो फॉर्मूला मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास। ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं है, बट साइंटिफिकली अगर आप बात करें तो आपको अगर कंसेप्ट समझ में आता है कि सर मॉलिक्यूल तो वो होते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स हो, बट यहाँ तो कंस्टिट्यूएंट्स आयन से हैं, तो हम क्या बोले फिर इसको, मॉलिक्यूल तो नहीं बोल सकते। तो इसीलिए इसको बोला गया फॉर्मूला, कि आप इसको सीधा फॉर्मूला बोलो कि फॉर्मूला है, ठीक है, और इसके मास को क्या बोल दिया गया, फॉर्मूला मास। होपफुली क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज अबाउट द ग्राम मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास एंड ऑल अबाउट इट। होपफुली सारा टॉपिक क्लियर है। मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर रहा हूं भाई, बाकी सारी चीजें तो मैंने जल्दी जल्दी बताई दी, मैक्सिमम टाइम मैंने एटॉमिक मास पे लगाया, क्योंकि अगर वो क्लियर हो गया तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो कंक्लूजन दे रहा हूं, कंक्लूजन, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला जाता है किस फॉर्म में, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एटम के एक एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, या फिर 1/16 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, या फिर 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो आप लोग इन तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। इसकी जो यूनिट आएगी वो यूनिट आएगी क्या, AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, और ये किसके बराबर होती है, 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के एक एटम के मास के बराबर, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 AMU, दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये वैल्यू है एक एटॉमिक मास यूनिट की। ठीक है, तो ये आ गया अब हमारे पास। दूसरा तो अब बाकी है ग्राम एटॉमिक मास को क्या बोला जाता है, ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स, एटम्स इन ग्राम्स यू कैन से। तो ये होता है किसके बराबर जी, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटम्स लिख देता हूं, चलो, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास किसके बराबर होता है, ग्राम मोलिक्यूल्स, होपफुली वहां नहीं लिखा है स्टूडेंट्स, आप लोग लिख लें वहां पे ग्राम मोलिक्यूल्स। और एक था एवरेज एटॉमिक मास, तो समेशन ऑफ RI AI बाय द समेशन ऑफ RI, अगर परसेंटेज में है तो समेशन ऑफ PI AI डिवाइडेड बाय 100। आप लोग ऐसे एवरेज निकाल सकते हैं, मैंने यही बताया है। बाकी तो ग्राम मोलिकुलर मास हो गया। फॉर्मूला मास किस केस में निकाला जाता है, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के केस में आप क्या निकालेंगे, मोलिकुलर मास। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि NaCl है, आपको कुछ नहीं करना, सोडियम का एटॉमिक मास 23 और इसका है 35.5, अभी निकाला ही था, दैट इज 58.5 U लिख दें। मैंने बताया था अगर आप कार्बन 12 को स्केल यूज करते हो तो क्या यूनिट यूज होगी, दैट इज U। लेकिन आजकल भी AMU यूज की जाती है और ज्यादातर AMU ही मिलती है, बट टू बी वेरी प्रिसाइज तो आपको U यूज करना चाहिए। तो डोंट गेट कंफ्यूज, वही AMU है, वही U है। ठीक है भाई, तो ये मैंने आज आपको पढ़ाया है और मैंने कुछ बताया ही नहीं, मैंने तो बाकी तो टर्म्स बताता चला गया। अगर आप उसको सुन के और ये चीज करोगे तो आपको यूं 1 सेकंड में ही पता चल जाएगा कि मैंने आज क्या पढ़ाया। क्लियर है। इसके अलावा एक मास और होता है, वो होता है इक्विवेलेंट मास, वो मैं तभी पढ़ाऊंगा जब मैं मोल कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, होपफुली मैंने क्लियर कर दिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग देखें, ध्यान से पढ़ें, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो जरूर से भी जरूर मेरे से पूछ लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई स्टूडेंट्स ना ये चीज पे ज्यादा नहीं समझ पाए होंगे। जब मैंने लिखा एटॉमिक मास जो होता है उसमें इतने एटम्स होते हैं, 10 की पावर 23 एटम्स, इतने एटम्स होते हैं। एक्चुअल में एटॉमिक मास तो मास ऑफ एन एटम ही है, ठीक है, लेकिन उस एक एटम की बात करें तो उसमें
ग्राम्स इतने नहीं होते उसमें। अगर हम ऑक्सीजन का ले लें तो 16 AMU है, तो इसके एक एटम में तो 16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये तो एक एटम की बात हुई। लेकिन जब एटॉमिक मास लेंगे, एटॉमिक मास, एक सैंपल ले लिया और उसका एटॉमिक मास निकालना है, तो उसके अंदर जो सैंपल मिलेंगे, जैसे कार्बन का था 12 ग्राम, तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12 ग्राम, तो इसके अंदर एक एटम नहीं मिला था। हम लोग तो क्या मान के चल रहे थे, एटॉमिक मास एक एटम का मास, लेकिन नहीं, बाद में पता चला कि भाई जब हम लोग जो हमने उस मेथड से निकाला, जो रिलेटिव एटॉमिक मास के मेथड से निकाला, वो उसके अंदर एक एटम नहीं था। उसके अंदर कितने एटम थे? उसके अंदर थे हमेशा कितने मिलेंगे आपको? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये जब टेक्निक डेवलप हुई है तब पता चला है। इसीलिए मेरा जो नया टॉपिक है वो मोल कंसेप्ट है। तो स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से मैंने अभी भी इस पॉइंट पे भी क्लियर कर दिया होगा। पहले मानते थे जो रिलेटिव एटॉमिक मास था वो एक एटम का ही निकाला गया था, लेकिन बाद में पता चला कि भाई जब हम लोग एटॉमिक मास इतना मास लेते हैं तो उसमें असल में कितने एटम्स होते हैं? इतने एटम्स होते हैं। अगर मॉलिक्यूलर मास लेते हैं तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कल एक स्टोरी की फॉर्म में आपको वीडियो डालेंगे और मोल कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अभी कंफ्यूजन नहीं रखना, अभी सिर्फ इतनी बातें याद रख लो। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो अगली यूनिट में क्लियर कर देंगे भाई, अगले वीडियो में। ओके बाय।